बहुत साल पुरानी बात है। एक मायागढ़ नाम का राज्य हुआ करता था, जहाँ पे राजा भेरूमल राज किया करते थे। राजा भेरूमल अपनी प्रजा पर कुछ ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देते थे। मायागढ़ राज्य में मदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहाँ पे सभी लोग शांति पूर्वक रहा करते थे। उसी गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था, जो कि गांव में सबसे गरीब था। भोला का अपना खुद का ना तो कोई खेत था और ना ही खुद का उसका कोई कारोबार, जिसकी वजह से उसका जीवन बहुत ही कठिन था। मायागढ़ राज्य एक मायावी और घने जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोगों का मानना था कि इस जंगल में भूत प्रेत और मायावी शक्तियाँ हैं, और जो भी इस जंगल के अंदर जाने की कोशिश करता है वो कभी वहां से वापस लौटकर नहीं आ पाता है। इस वजह से उस राज्य का कोई भी आदमी उस जंगल के अंदर जाने की कोशिश नहीं करता था। लोग इस जंगल से इतना डरते थे कि सूरज ढलने के बाद मायागढ़ राज्य का कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। कुछ दिन बीतने के बाद भोला को कुछ पैसों की जरूरत होती है, तो वो कुछ काम ढूंढने के लिए खेतों की तरफ चल देता है। अरे भाई, क्या तुम्हें खेतों में मजदूरों की जरूरत है? अभी तो खेतों में फसल ही लगी है। अभी खेतों में भला क्या ही काम होगा। भोला निराश होकर आगे बढ़ता है। अरे अमन भाई, कहीं काम हो तो बताओ यार। पैसों की बहुत जरूरत आ पड़ी है। मैं कितने दिनों से काम के लिए इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। कैसी बात करते हो भोला भाई। आप तो जानते ही हो इस राज्य में काम मिलना कितना मुश्किल है। तो मैं आपको काम के बारे में कहाँ से बताऊं। वैसे पैसों की तो मुझे भी बड़ी ज़रूरत है। अगर तुम्हें कहीं कोई काम मिलता है तो मुझे भी ज़रूर बताना। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अमन की बात सुनकर भोला बहुत ही निराश हो जाता है और वापस अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर भोला सोचता है, ये कैसी मुसीबत है? अब क्या करूं? इस राज्य में ना तो कोई काम मिल रहा है और ना ही मेरे पास अब कुछ खाने को बचा है। अब तो एक ही रास्ता सूझ रहा है। लगता है अब मायावी जंगल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा। जंगल जाऊंगा तो कम से कम वहां के फल खाकर अपना पेट भर लूंगा, और जंगल की लकड़ी काटकर बेचूंगा तो कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे घर का खर्चा भी आराम से निकल जाएगा। अगर डरूंगा तो भूखे मरना पड़ेगा। सोच विचार करके भोला मायावी जंगल की तरफ चल देता है। तभी वहां पर रास्ते में भोला को एक गांव का आदमी मिलता है और भोला से कहता है, भोला भाई, आप मायावी जंगल में क्यों जा रहे हो? वहां मत जाओ। वहां बहुत खतरनाक चीजें हैं। लोग कहते हैं कि वो जंगल मायावी शक्तियों से भरा हुआ है। वहां आपकी जान को भी खतरा हो सकता है।
लेकिन भोला उसकी बातों को नकारते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद चलते चलते भोला जंगल में प्रवेश कर जाता है। आहा, वाह, क्या नजारा है इस जंगल का। कितने सुंदर सुंदर फूल और फल हैं यहाँ पर। लोगों ने इस जंगल को बेवजह बदनाम कर रखा है। लगता है गांव के लोग मूर्ख हो गए हैं जो इस हरे भरे जंगल को मायावी और डरावना कहते हैं। मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया? अब तक तो कितनी सारी लकड़ी बेचकर मैं माला माल हो गया होता। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन भोला ने अभी तक जंगल की मायावी शक्तियों को नहीं देखा था। कुछ देर बाद भोला जब पेड़ से फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, अरे ये क्या हो रहा है? ये फल टूट क्यों नहीं रहा है और ये इतना कड़क क्यों है? भोला पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर परेशान हो जाता है और जब उससे फल नहीं टूटता है तो वो फल को छोड़कर एक पेड़ के पास आता है और पेड़ को काटने की कोशिश करता है। अब ये नई मुसीबत क्या है? ये पेड़ कट क्यों नहीं रहा है? लगता है मेरी कुल्हाड़ी में धार नहीं है। भोला अपनी कुल्हाड़ी को देखता है तो कुल्हाड़ी एकदम चौक होती है। अरे ये क्या? मेरी कुल्हाड़ी एकदम चौक है। ये कुल्हाड़ी तो एकदम ठीक है, फिर ये पेड़ कट क्यों नहीं रहा है? आज मेरे साथ हो क्या रहा है आखिर? इस पेड़ को काट काट कर मेरा तो गला ही सूख गया आज। चलो कहीं पानी ढूंढता हूं। भोला पानी ढूंढने के लिए जंगल में घूमता है। वो रहा तालाब। आखिरकार मैंने पानी ढूंढ ही लिया। चलो अब जल्दी से पानी पी लेता हूं, बहुत जोरों की प्यास लगी है। भोला आगे बढ़कर पानी में अपना हाथ डालता है तो पानी भी उसे पत्थर जैसा लगता है। अब इस पानी को क्या हुआ? ये पत्थर जैसा क्यों लग रहा है? यहां पर इतनी ठंडी भी तो नहीं है कि पानी जम सके। कुछ देर बाद भोला पानी के ऊपर चलने की कोशिश करता है। भोला पानी के ऊपर बड़ी ही आसानी से चल पाता है, जैसे मानो जमीन और तालाब में कोई फर्क ही ना हो। अरे ये क्या? ये जंगल का तालाब भी जमीन जैसा सख्त है। लगता है गांव वाले सही कह रहे थे। ये जंगल सच में एक मायावी जंगल है। मुझे इस घटना के बारे में राजमहल जाकर राजा को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि इस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं लौट पाता, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब इस जंगल में कोई और बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। भोला दौड़ते हुए जंगल से बाहर की तरफ भागता है।
कुछ देर बाद भोला दौड़ते हुए राजा के महल तक पहुंच जाता है और राजा के दरबार में जाकर राजा से बोलता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, आज मैं कुछ फल और लकड़ी लेने के लिए उस मायावी जंगल में गया था। वहां सच में कोई मायावी शक्ति है। कहा, तुम मायावी जंगल गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सच तो बोल रहे हो ना? महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं वहीं से आ रहा हूं अभी। वहां सच में कोई मायावी शक्ति है जिसकी वजह से जंगल की सारी चीजें, यहां तक कि पानी भी पत्थर की तरह कठोर हो गया है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपने सैनिकों के साथ चलकर खुद देख लीजिए। और हां, हमें इस बात का पता लगाना होगा कि इस शक्ति का प्रभाव इस जंगल पर क्यों है। हम अवश्य चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन याद रखना, यदि तुम्हारी कोई भी बात झूठी निकली तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। कुछ देर बाद राजा अपनी सेना को लेकर मायावी जंगल की तरफ भोला के साथ चल देते हैं। कुछ देर बाद वो लोग जंगल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी भोला राजा को उसी फल और लकड़ी के पास लेकर जाता है। राजा के सैनिक अपनी पूरी ताकत लगाकर फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फल अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। फिर राजा के सैनिक उस पेड़ को भी काटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस पेड़ में एक खरोच भी नहीं आती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये पेड़, ये फल देखने में तो बिल्कुल असली लग रहे हैं, मगर ये कट क्यों नहीं रहे, टूट क्यों नहीं रहे? इसके बाद भोला राजा और उनके सैनिकों को उस मायावी तालाब के पास लेकर जाता है और राजा के सैनिकों से कहता है, भाई, अब तुम इस पानी के ऊपर चलो। तुम इस पानी के ऊपर बहुत ही आसानी से चल सकते हो। तुम कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो? भला कोई पानी के ऊपर कैसे चल सकता है? महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं खुद इस पानी के ऊपर से चलकर गया हूं। कुछ देर बाद राजा का एक सैनिक पानी के ऊपर अपना पैर रखता है और पानी के ऊपर से बड़ी आसानी से चलने लगता है। ये सब देखकर राजा चौंक जाता है। इसका मतलब तुम सही कह रहे थे। इस जंगल में सच में कोई मायावी शक्ति है। यही वजह है कि पेड़, पौधे और पानी हमें पत्थर के रूप में दिख रहे हैं। तभी राजा की नजर अचानक से एक पुराने पेड़ के नीचे रखे खजाने पर पड़ती है। राजा स्वयं आगे बढ़कर उस खजाने को उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से आसमान में एक कड़ी बिजली चमकती है और वहां पर एक आकाशवाणी होती है। सावधान राजन, इस जंगल को ज्यादा छेड़ने की कोशिश मत करो। यह एक मायावी और श्रापित जंगल है। यह बहुत वर्षों पुरानी बात है। कई साल पहले एक महात्मा जंगल के इस तालाब में स्नान करने के लिए आए थे।
और वो कई दिनों से प्यासे भी थे। लेकिन इस जंगल ने अपनी मायावी शक्तियों से उस तालाब के जल को कभी कचरे में तो कभी बर्फ की चट्टानों में बदल दिया। महात्मा को इस छलावे पर अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने इस जंगल को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, आज से लोग इस जंगल को मायावी कहेंगे। इसकी हर चीज पत्थर में बदल जाएगी। लोग यहाँ आने से डरेंगे और जंगल कभी किसी जीव को अपनी मायावी शक्तियों में नहीं फंसा पाएगा। आकाशवाणी की बातें सभी ने ध्यान से सुनी और कुछ देर बाद राजा भेरूमल आकाशवाणी से पूछते हैं। हे आकाशवाणी, कृपया हमें यह बताने की कृपा करें, यह जंगल श्राप मुक्त कैसे हो सकता है? यदि यह जंगल श्राप मुक्त हो गया तो यहाँ के लोगों का जीवन काफी सरल हो जाएगा। कृपया इस श्राप का तोड़ बताइए। हे राजन, जिस महात्मा ने इस जंगल को श्राप दिया था, केवल वही इस जंगल को श्राप मुक्त कर सकते हैं। यदि तुम्हें इस जंगल को श्राप मुक्त करवाना है तो तुम्हें पुराने बरगद के पास जाना होगा। हाँ, वही बरगद जहाँ उन महात्मा ने श्राप देकर समाधि ली थी और प्राण त्यागे थे। तुम्हें उस बरगद के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करनी होगी कि वे इस जंगल को श्राप मुक्त कर दें। यदि उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की तो यह जंगल श्राप मुक्त हो जाएगा। मात्र यही एक रास्ता है इस जंगल को श्राप मुक्त करवाने का। आकाशवाणी की ये बातें सुनकर राजा भेरूमल अपने सैनिक और भोला के साथ उस पुराने बरगद के पास जाते हैं। बरगद के पास आकर सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। हे महात्मा, हम सभी लोग आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और इस जंगल को अपने श्राप से मुक्त करें। यदि आपने अपना क्रोध शांत करके इस जंगल को श्राप मुक्त कर दिया तो इसकी वजह से मायागढ़ राज्य को और यहाँ के रहने वाले लोगों को जीने का एक नया आधार मिल जाएगा। कृपा करके हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करें। इसी तरह से वे लोग कुछ देर तक उन महात्मा की आत्मा को मनाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बीतने के बाद उस पुराने बरगद से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधी आकाश की ओर चली जाती है। तभी राजा को अचानक से कुछ अलग सा महसूस होता है और राजा के कानों में पंछियों के चहचहाने की आवाज गूंजती है। तभी वो लोग देखते हैं कि पंछी आकाश में उड़कर इधर और उधर जा रहे होते हैं। अरे ये देखिए महाराज, लगता है महात्मा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह जंगल अब श्राप मुक्त हो गया है। कुछ देर बाद भोला तालाब के पास जाकर तालाब से पानी पीता है। महाराज, अब कोई चिंता की बात नहीं है। यह जंगल पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हमें वापस नगर में जाकर सभी गांव वालों को यह शुभ सूचना देनी चाहिए। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। हमें सभी गांव वालों को इस जंगल के बारे में सारी बातें खुद जाकर बतानी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें बरगद के पास फिर से जाना होगा और उन महात्मा की आत्मा को धन्यवाद देना होगा। फिर सभी लोग उस पुराने बरगद के पास वापस जाते हैं और उन महात्मा की आत्मा को धन्यवाद देते हैं। सभी लोग उन महात्मा को धन्यवाद देकर गांव की तरफ चल देते हैं। गांव में पहुंचकर
राजा भेरूमल खुद सभी गांव वालों से बोलते हैं। देखिए, जैसा कि आज तक हम मायावी जंगल में जाने से डरते थे, अब वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो जंगल श्रापित था। एक महात्मा के श्राप के कारण वहां की सभी चीजें पत्थर में बदल गई थीं। लेकिन अब वो जंगल सुरक्षित है। अब गांव के सभी निवासी उस जंगल से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अब वहां किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। राजा की ये बातें सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं और उस दिन से मायागढ़ राज्य के सभी निवासी उस जंगल से अपनी अपनी जरूरतें पूरी करने लगे। लोग उस जंगल से सूखी लकड़ियां काटते और फल तोड़ते और बच्चे उस जंगल की छांव में खेलते और इस तरह जिस जंगल में लोग जाने से भी डरते थे, आज वही जंगल उनके जीने का आधार बन चुका था।